एक स्टूडेंट जो कि 2 या 3 बार से प्रीलिम्स को ही नहीं क्लियर कर पा, लेट्स अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन। अब 2 से 3 बार के बाद इसको सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन को नहीं फेस करना है, मेंटल हेल्थ को भी फेस करना है, और एग्जाम न क्लियर करने की वजह से जो सेल्फ डाउट आ रहा है और जो सेल्फ हेट्रेड की तरफ बढ़ रहा है उसको भी मैनेज करना। कि आपका सिलेबस कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाएगा. देयर विल बी एवरी टाइम समथिंग विच यू आर लैकिंग, है ना, बिकॉज एवरी डे न्यू करंट अफेयर्स आर कमिंग. देयर आर अराउंड 8-10 सब्जेक्ट्स विच यू हैव टू डील विद. देन यू हैव टू डील विद मेन्स ऑल्सो, ऑप्शनल ऑल्सो. हर एक एस्पिरेंट को ऐसा लगता है कि अगर मेरा फ्रेंड ये वाला पर्टिकुलर मैगजीन पढ़ रहा है तो मैं भी ये वाला मैगजीन पढ़ लूं, चाहे मेरा 1 साल का सोर्स कुछ और है. सो दैट इज समथिंग वी शुड नॉट डू, वी शुड नेवर डू. प्रीलिम्स में आप 60 सही करके आ जाइए, 40 तो आपको गलत करने ही है. तो अगर उनमें से एक आधे टॉपिक से क्वेश्चन आ भी गया तो यू कैन मेक मिस्टेक्स. ओके, यूपीएससी अलाउज यू टू मेक मिस्टेक्स. अगर ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आता है, फॉर एग्जांपल टॉर्नेडोज का क्वेश्चन आया था हमारे टाइम पे, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, तो उसमें मैं फालतू में लिखती रहूं, मुझे पता नहीं है, टॉर्नेडोज की नॉलेज नहीं है, तो एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू गेट मोर देन 1 मार्क. तो उससे अच्छा मैं उसे छोड़ देती हूँ और बाकी क्वेश्चंस पे वो चीज मेहनत कर लेती हूँ, सो दैट आई गेट एटलीस्ट मोर देन एवरेज मार्क. What are those X factor ingredients that you could put in an answer at various sections? This is the X factor that you need in your answer. One good source of current affairs. It can be civil study. You need to have that X factor in your answer. With the help of X Factor notes. This is the best notes you can have. I used to read their X Factor notes. The questions are very good and even the answers were very detailed and they were, I extracted a lot of content from them. Hello everyone. Today we have Shivali Thakur with us. She has cleared UPSC CSE 2024 and currently she has been allocated IRMS service. Now let me tell you briefly about her journey. इन्होंने टोटल ऑफ 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं यूपीएससी में. शुरू के 5 अटेम्प्ट में ये प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी, बट इन द 6th अटेम्प्ट शी हैज क्लियर्ड प्रीलिम्स आल्सो, मेंस आल्सो एंड इंटरव्यू आल्सो, एंड फाइनली शी हैज गॉट द रैंक. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड इमेजिन द सिचुएशन. एक स्टूडेंट जो कि 2 या 3 बार से प्रीलिम्स को ही नहीं क्लियर कर पा रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 बार, बट 2 से 3 बार भी अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहा, लेट्स अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन. अब 2 से 3 बार के बाद इसको सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन को नहीं फेस करना है, उसको मेंटल हेल्थ को भी फेस करना है, उसको इमोशनल टर्मोइल को भी मैनेज करना है, और एग्जाम न क्लियर करने की वजह से जो सेल्फ डाउट आ रहा है और जो सेल्फ हेट्रेड की तरफ बढ़ रहा है उसको भी मैनेज करना. और इन चीजों को मैनेज करते करते में ना एक स्टूडेंट कभी भी लॉजिकली बैठ के ये नहीं सोच पाता कि मेरे रिपीटेड पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स क्या हैं, राइट. और वो सेम ब्रूट फोर्स से मेहनत कर रहा होता है और he was expecting a different, he expect a different result जो कि नहीं आने वाला, right. Now in this situation you need a third eye, right. You need a person जो कि प्रोसेस को जानता हो और आपको हेल्प कर पाए थ्रू आउट द प्रोसेस, और आपके लिए वो गेज कर पाए कि आपके सेम रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ मिस्टेक क्या है. Now luckily for Shivali, she has joined us our UAP program and she has been allocated Swatan sir as his mentor. स्वतंत्र सर ने शिवाली को गाइड किया थ्रू आउट हर जर्नी और उसके रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ मिस्टेक्स क्या हैं उनको हाईलाइट किया, सो दैट कि वो एग्जामिनेशन को एक्सेल कर पाए बाय ब्रेकिंग दोज पैटर्न्स. नाउ हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो शिवाली इज गोइंग टू टेल यू कि व्हाट आर द 10 इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल करता है इवन आफ्टर हैविंग द बेटर स्ट्रेटजी, कंटेंट एंड मेंटरशिप. सब कुछ होने के बाद भी, अच्छा नॉलेज होने के बाद भी, व्हाई द स्टूडेंट फेल्स, बिकॉज शी हैज हैड हर ओन जर्नी, तो ये बता सकती है बेटर. दूसरा, हाउ टू मैनेज योरसेल्फ इन टाइम्स ऑफ फेलियर, राइट. सो ओवर टू यू शिवाली. Thank you guys and please stay tuned in this particular video. Hello everyone. It's very kind of you, sir, giving such a good introduction. But all the students who are in this preparation, any time when you are failing this exam, but you are a serious aspirant, your mindset should be on the mistakes which you are making, by which you are not able to clear this exam. हमारा mindset अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जीत है इस एग्जाम में. If you have a good mindset, positive mindset, and you believe, अगर आपके अंदर से एक that voice is saying that you can do this exam, you can clear this exam, then you just have to understand that where am I lacking, and anyone through practice, through sheer hard work can overcome his or her mistakes. In my case, it was CSAT. I was not able to get through CSAT, so I just made my mind that उसको कैसे क्रैक किया जा सकता है. And the thing I did was कि मैं हर 1.5 या 2 घंटे रेगुलरली CSAT कर रही हूँ प्रीलिम से 6 महीने पहले ही. सो दैट वन रॉड ब्लॉक विच वॉज नॉट मेकिंग मी गेट थ्रू prelims was
ओवरटेकन बाय मी, उसी तरह से वो आपका भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, या कई बच्चों का ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है, कई बच्चों का देयर इज प्रॉब्लम विद ऑप्शनल. सो ऑल दैट थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एंड यू हैव टू जस्ट ओवरकम दैट. सो नाउ इन दिस सेशन बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन 10 रीजंस जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स के पास अगर स्ट्रैटेजी भी है, कंटेंट भी है, मेंटरशिप भी है, फिर भी वो एग्जाम को फेल कर रहे हैं. हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर बिगिनर्स के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, इस एग्जाम में जब हम आते हैं तो ऑलरेडी हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, एंड आई कैन टेल यू कि ये सारी मिस्टेक्स जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो मैं भी कर चुकी हूँ, एंड दैट इज व्हाई इट टुक मी सो लॉन्ग, और इट टुक मी सो लॉन्ग टू क्लियर इवन प्रीलिम्स. तो वो गलतियां आप ना करो, दैट इज द होल मोटिव ऑफ दिस सेशन. आप वो गलतियां नहीं करेंगे तो आपका ईयर्स हैं जो वो सेव हो जाएंगे. सो दैट इज द होल the prima facie of this session. Okay, so let's start. So okay, so first reason we are going to talk is avoiding mock test. इसकी वजह से बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्जाम. इसका क्या रीजन रहता है? व्हाई डू वी अवॉइड मॉक टेस्ट? जब हम नए नए बिगिनर्स होते हैं, व्हेन वी आर इनटू प्रिपरेशन, व्हाट वी थिंक इज कि एक बार मेरा सारा सिलेबस खत्म हो जाए एंड देन आई विल मूव टू द टेस्ट थिंग. बट द नेचर ऑफ यूपीएससी सिलेबस इज एज सच कि आपका सिलेबस कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाएगा. देयर विल बी every time something which you are lacking है ना, because every day new current affairs are coming. There are around 8-10 subjects which you have to deal with. Then you have to deal with mains also, optional also. और ऐसा तो नहीं है ना कि आप prelims के बाद ही mains का पढ़ते हो. You do it integratively before at least 2 months of prelims. So there is a lot of syllabus. सो वट हैपन्स इज कि हम लोग टेस्ट्स को अवॉइड करते रहते हैं और हमें लगता है कि एक बार मेरा सिलेबस खत्म हो जाए. बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. तो इस चीज को आप कैसे डील कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग एनी सब्जेक्ट, अगर आप पॉलिटिकल सब्जेक्ट उठाकर बैठे हो और आप उसका कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, पार्लियामेंट पढ़ रहे हो, तो इट इज योर ड्यूटी नाउ आफ्टर रीडिंग दैट चैप्टर आप एटलीस्ट उसके पीवाईक्यूज करें, या फिर कोई भी एक छोटा टेस्ट, चाहे 50 क्वेश्चन का टेस्ट, वो लगाएं. एंड देन यू हैव टू सी कि आप कितने क्वेश्चंस उसमें से सही निकाल पा रहे हो. तभी आपके पढ़ने का भी फायदा है. ठीक है, एग्जाम मेनली बच्चों का इसलिए नहीं निकल रहा बिकॉज दे underestimate the power of practice. Practice is very important because at the end of the day in examination hall you have to solve questions. Nobody is going to ask in examination hall कि आप कितने घंटे पढ़ते थे या आप कितने disciplined थे. You just have to solve those questions, those 100 questions, and get through the exam. And in mains also you have to write the answers. तो मैं यहाँ पे mock test सिर्फ prelims के लिए ही नहीं कह रही हूँ. I am also saying it with respect to mains, right? You have to have write your answers beforehand, है ना. अब जो मैंने मेंस 24 में दिया है, बट आई थिंक मेरे जो मेंटर थे सतंदर सर, उन्होंने मुझे आंसर राइटिंग पूरे 2023 में करवाई है. ठीक है, आई परचेज दिस कोर्स इन यूएपी कोर्स इन 2023. सो फुल ईयर आई हैव रिटन आंसर्स. दैट इज द उसका फायदा क्या हुआ कि जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर होता है मुझे सब आता है. आई जस्ट हैव टू प्रैक्टिस नाउ. आई डू नॉट हैव टू डू आंसर राइटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड अगर हम फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या रहती है? एक तो 2 घंटे में वो 100 क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करने हैं, एक तो हमें डिसीजन मेकिंग नहीं आते बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस इन यूपीएससी, इन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस. हमेशा आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर भी लोगे तो देर विल बी 2 ऑप्शंस विच आर वेरी क्लोज टू द आंसर, और विच आर अपेयर तो ऐसे ही कर रहे हैं कि उन दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है. सो इफ यू डू नॉट हैव फुल प्रैक्टिस, या फिर आपका वो एप्टीट्यूड आपने अगर डेवलप नहीं किया है, तो आप वहां पे वो क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे, जो मेरे भी शुरू वाले अटेम्प्ट्स में मैंने किया. ठीक है, प्रैक्टिस कम थी तो वहां पे डिसीजन मेक कर नहीं पा रही हूँ एंड मेकिंग द रॉन्ग ऑप्शन राइट, कंफ्यूज हो रहे हैं पेपर में. एंड इन यूपीएससी देर इज ऑल्सो दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच वी हैव टू डू थ्रू आवर लॉजिकल स्किल्स. तो वो स्किल तभी आएगी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं. अगर आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो एप्टीट्यूड आप डेवलप ही नहीं कर पाओगे. सो द फर्स्ट लेसन वी हैव टू गेट फ्रॉम दिस वन मिस्टेक इज कि मॉक टेस्ट आपके बिल्कुल वो नहीं है, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं किए जा सकते. दे आर द मिरर. इनको ही आप समझकर, इनको ही देकर आप समझ सकते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ. ठीक है, सो टेस्ट आर नॉट इवेल्युएशन टूल्स, दे आर बेसिकली simulation tools, and you cannot just compromise on them. That's the very important thing or very important lesson we are getting here. Next, now the next reason why people are not, or many aspirants
not clearing UPSC is not taking test discussions seriously and making the same mistakes again and again. अब ये क्या होता है that once we have given the test, we just calculate our marks. If they are good, we just get happy, and then if they are not good, we get depressed. तो वो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है. Your mock tests are basically to tell you कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और उस मिस्टेक को आप कैसे सुधार सकते हैं. बिकॉज कई बार टेस्ट में बहुत ही खराब क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे. ठीक है, तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने इजी टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, सो आई एम ऑलरेडी ओवर कॉन्फिडेंट विद रिस्पेक्ट टू माई प्रेपरेशन. दैट इज अ वेरी बैड थिंग. यू हैव टू हैव इंट्रोस्पेक्शन, यू हैव टू हैव फाइंड योर मिस्टेक्स कि मैं कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा हूँ. अच्छा, ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी का और मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ. आई कैन नॉट अफोर्ड एनी मिस्टेक इन दिस टॉपिक एटलीस्ट. तो उसको आपने अच्छे से दोबारा रीड किया. इसके कारण एक और चीज होती है, हमारा माइंड है ना जो वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है जब वो खुद की गलतियां देखता है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्टिव स्टडी वी डू आफ्टर गिविंग अ टेस्ट. वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन आवरसेल्व्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कौन सी कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमने हमारा लॉजिक फेल किया है, कहाँ कहाँ पे हमने एरर्स हैं जो वो बार बार किए जा रहे हैं, कहाँ पे हमारे कंसेप्ट्स की कमी है. क्योंकि अगर आपने वो टेस्ट के बाद चाहे 2 घंटे बैठ कर भी ये एनालिसिस कर लिया तो आप दोबारा वो गलतियां नहीं करेंगे. एंड माई वेरी क्लोज फ्रेंड टोल्ड मी कि कोई बात नहीं शिवाली, अगर एक बार गलतियां हो रही हैं, अगर आपके एक टेस्ट में अगर फॉर एग्जाम्पल 80 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि उस टेस्ट की गलतियां आप अगले टेस्ट में ना करें. बिकॉज अगर आप वो कर रहे हैं देन यू आर अ फूल, नथिंग लेस देन दैट ऑफ. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एनी टेस्ट यू आर गिविंग, ठीक है गलतियां करो, शुरू में तो जितनी हो सकती हैं करो. लाइक इफ यू आर अटेम्प्टिंग इन 2027, दिस इज योर टाइम ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. वी शुड नॉट, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, वी शुड नॉट बी फियरफुल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. क्योंकि आप जितनी गलतियां इन टेस्ट में कर लेंगे उतनी ही आप कम गलतियां मेन एग्जाम में करेंगे, राइट? सो but it is important that you analyze those mistakes, because if we will not analyze, if we will not get feedback with respect to mains answers also, कई बार हम blindly बस answers लिखते रहते हैं, we don't know what our answers require or where we are lacking, उसका feedback क्या है. So that is then wastage of time, I will say. ऐसे आंसर्स लिखने का कोई फायदा ही नहीं होगा अगर आपको कोई बता ही नहीं रहा है कि कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है ना. सो दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी पार्टिसिपेटरी टाइप ऑफ प्रेपरेशन. ठीक है, इसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कशन होल्ड कर सकते हैं एंड देन यू कैन एक्टिवली कनेक्ट विद योर मेंटर ऑल्सो, जहाँ पे आप अपनी गलतियां डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक्स. नेक्स्ट. Okay, so this is a very common problem with lot of aspirants, that is FOMO. ठीक है, fear of missing out, because there is lot of material in the coaching market. हर एक I think subject पे ही आपको 3-4 किताबें मिल जाएंगी. current affairs पे there are different magazines which are being printed. So what happens is कि हर एक एस्पिरेंट को ऐसा लगता है कि अगर मेरा फ्रेंड ये वाला पर्टिकुलर मैगजीन पढ़ रहा है तो मैं भी ये वाला मैगजीन पढ़ लूँ, चाहे मेरा 1 साल का सोर्स कुछ और है. सो दैट इज समथिंग वी शुड नॉट डू, वी शुड नेवर डू. ये चीज आप बिल्कुल नहीं करिए, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इसके कारण एक तो आपका स्ट्रेस बहुत हाई रहता है, दूसरा आपका सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है तो आप टेस्ट तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे. तीसरा क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस फोमो यू आर एक्चुअली नॉट गेनिंग एनीथिंग, चाहे आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, बिकॉज फॉर गेनिंग और फॉर फाइनल रिजल्ट्स यू हैव टू रिवाइज व्हाट यू हैव रेड. हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे डिजाइन ही नहीं हुआ है ना कि आपने एक बार किसी चीज को पढ़ लिया तो आप वहां पे मेन एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस करके आ जाएंगे. दैट कैन नॉट हैपन. यू हैव टू रीड थिंग्स मल्टीपल टाइम. ठीक है, हम अगर सिंपल बात भी करें तो एटलीस्ट अगर आपने 3 या 4 बार किसी चीज को पढ़ा है तो वो आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे. तो वो चीज आप कभी नहीं कर पाएंगे अगर आप फोमो में रहेंगे. 3-4 बार तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज देन यू विल हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज. You will have lot of resources and you will be reading them only once in your whole 1 year of preparation. एंड देन फाइनली मेन एग्जाम पे कोई भी उसमें आपका रिप्रोड्यूस नहीं होगा वो चीज. सो द लेसन फ्रॉम दिस मिस्टेक इज कि आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए. ठीक है, आप अपना जो आपके मेंटर ने आपको पर्टिकुलर सोर्सेज बताए हैं, ठीक है, आप उसी पे स्टिक रहिए. अपने
चॉइस पे ट्रस्ट करिए और उन सोर्सेज को रादर बार बार रिवाइज करिए और टेस्ट प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक आधा टॉपिक आपसे छूट भी जाता है जो इम्पोर्टेंट है, उसका कोई देखिए 100% नहीं है ना कि वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। और मान लीजिए एग्जाम में आ भी गया तो यूपीएससी हमें इतना लेवरेज देता है कि अगर आपके 100 क्वेश्चन हैं प्रीलिम्स में, आप 60 सही कर कर आ जाइए, ठीक है। 40 तो आपको गलत करने ही हैं। तो अगर उनमें से एक आधे टॉपिक से क्वेश्चन आ भी गए तो यू कैन मेक मिस्टेक्स, ओके। यूपीएससी अलाउज यू टू मेक मिस्टेक्स। 40 क्वेश्चन इज अ बिग डील वे यू कैन मेक मिस्टेक्स और लीव, है ना। तो 60 ही सही करके आने, एटलीस्ट उनको तो क्लियर कीजिए, उन 60 पे तो फोकस कीजिए, है ना। सो इन दिस फोमो वी टेंड टू वी वांट कि हम 100 से 100 क्वेश्चन है जो उनका मटेरियल ढूंढकर कई बार तो मैंने देखा है कि बच्चे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आ गया, उसका सोर्स ढूंढने लग पड़ते हैं कि यूपीएससी ने किस सोर्स से ये सवाल डाला है, एंड देन दे टेंड टू रीड दैट सोर्स फुली, है ना। कोई पीएचडी की किताब होगी या कुछ भी होगा हिस्ट्री का, सो दैट इज नॉट यूजफुल। दिस प्रिपरेशन इज नॉट फॉर गेटिंग एनी पीएचडी डिग्री, इट इज जस्ट फॉर मेकिंग अ स्मार्ट आप रीडिंग सो दैट फाइनली गेटिंग थ्रू द एग्जाम। सो दैट इज द डील। बिकॉज शुरू शुरू में आई ऑल्सो यूज टू डू दीज थिंग्स, है ना, कि बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारी रिसोर्स रिसर्च करनी, वो कोई फायदा नहीं होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एडवाइस का ओवरलोड भी खराब करता है, तो अपना ट्रस्ट करिए और जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करिए। नेक्स्ट, ये रीजन 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज हैपेंड फॉर मी एज आई टोल्ड बिफोर ऑल्सो। हम सी सैट को ग्रांटेड लेते हैं, हमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है, खास करके इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैथ्स में तो 33% ले ही आएंगे, ठीक है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस एग्जाम इज लिटिल डिफरेंट, है ना। ये एक इंजीनियरिंग एग्जाम नहीं है। इसमें तो पैसेजेस ही आई थिंक 24 पैसेजेस ही आते हैं 80 क्वेश्चंस में से, है ना। सो यू हैव टू हैव प्रैक्टिस रादर देन दिस ओवर कॉन्फिडेंस, है ना। एक अपनी ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा जरूरी है कि आप PYQs लगाएं, रिगरस पेपर्स दें बार बार, सो दैट इस छोटी सी चीज के करके, क्वालिफाइंग एग्जाम के करके आपको अपना ईयर ना लूज करना पड़े, जैसे मैंने किया, राइट। सो दैट इज द होल थिंग। सी सैट है जो ये अब आज के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बैरियर बन गया है बच्चों के लिए प्रीलिम्स में, ठीक है। GS में वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द सिमिलर टॉपिक्स आर बीइंग रिपीटेड इन द क्वेश्चंस, सो दे आर फिल्टरिंग पीपल थ्रू CSAT now. So you cannot take CSAT for granted, and this is something you have to understand कि UPSC अपना पैटर्न बदलता रहता है, ठीक है। CSAT अब एलिमिनेशन लेवल पे आ गया है UPSC के लिए। UPSC अब आपकी केयर नहीं करता कि आप बीटेक हो या फिर आप बायो के स्टूडेंट हो या फिर आप कुछ भी हो, वो बस ये चाहता है कि आप CSAT भी रिस्पेक्टफुली दें और प्रेशर है जो उसको हैंडल करना सीखें, और इस चीज को भी समझे कि अगर मैं पैटर्न बदल रहा हूं तो आप भी अपनी तैयारी को बदलें, ठीक है। बिकॉज इफ यू आर नॉट चेंजिंग बट UPSC इज चेंजिंग, देन अगेन the deal is broken, है ना। you are already out of the examination. So you have to understand कि अगर UPSC हल्का सा चेंज हो रहा है तो मैं भी चेंज होकर उस चीज को सीरियस लूं और उसकी वजह से अपना एग्जाम ना छोड़ूं। नेक्स्ट, okay, next important reason is not having clear idea about the benchmarks you need to touch, ठीक है। with respect to mains, merely completing the paper is no longer enough, and with respect to prelims, level 1 depth is not helpful. अब इसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं और क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया फोमो वाली स्लाइड में कि व्हाट वी टेंड टू डू इज वी जस्ट एक्यूमुलेट लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड वी टेंड टू बिलीव कि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमने सब टच किया हो, बट उस चीज का फायदा होता नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट एबल टू इन एग्जामिनेशन हॉल नॉट एबल टू टेक आउट आंसर्स, ठीक है, क्योंकि आपका जो कंटेंट है उसमें क्वालिटी थी ही नहीं, उसमें सिर्फ आपने क्वांटिटी को टच किया है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि स्कोर अगर बढ़ाना है, खास करके मेंस के लिए अगर हम बात करें, जैसे हमने बात की कि अब पेपर कंप्लीट करना कोई बेंचमार्क नहीं रह गया है फॉर मेंस। शुरू शुरू में क्या होता था कि जो बच्चा मेंस का एग्जाम निकालता था उसमें मेन एक इम्पॉर्टेंट जो सिमिलैरिटी देखी गई थी वो ये थी कि पेपर कंप्लीट कर कर आ रहे हैं, बट अब बहुत सारे बच्चे पेपर कंप्लीट कर कर भी जो आ रहे हैं उनका मेंस नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि अब मेंस में वो लोग हमसे एविडेंसेस मांग रहे हैं हमारे आंसर्स में। अगर हम एक पॉइंट लिख रहे हैं तो उसके बाद हमें एक अच्छी एग्जाम्पल देना जरूरी है। अगर हम एक मॉडल बता रहे हैं तो उसके साथ की मिलती मिलती हमें कोई केस स्टडी देना जरूरी है, हमें फैक्ट्स प्रोवाइड करना जरूरी है, खास करके इकोनॉमी जैसे एग्जाम्स में, या फिर पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट्स देना जरूरी है ना। तो ये
ये वाली चीज़ें हम लोग अवॉइड कर देते हैं और एक जनरल सा आंसर लिख के आ जाते हैं अपने एग्जाम में एंड देन वी एक्सपेक्ट कि हम क्लियर कर लेंगे. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप समझें कि हमें अपना जो बेंचमार्क है वो इस तरह का रखना है कि एग्जाम क्लियर हो जाए. बहुत एक्सेस में भी नहीं जाना है, हर सब्जेक्ट की पीएचडी भी नहीं करनी है, बट एटलीस्ट उतना तो करना है जो एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए. ठीक है. सो सिर्फ फिनिश करना पेपर इज नॉट द डील. फॉर एग्जाम्पल आप मेरी एग्जाम्पल ले लीजिए. आई थिंक GS1 में आई लेफ्ट 1 क्वेश्चन, इन GS3 ऑल्सो आई लेफ्ट 1 क्वेश्चन, इन GS4 मेरे 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन छूट गए. सो आई लेफ्ट टोटल 4 क्वेश्चन, बट स्टिल आई गॉट थ्रू बिकॉज अदर आंसर्स वर वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर. मैंने जितना नॉलेज था उसको पुट थ्रू किया है ना. तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आता है, फॉर एग्जांपल टॉर्नेडोज का क्वेश्चन आया था हमारे टाइम पे, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, तो उसमें मैं फालतू में लिखती रहूँ, मुझे पता नहीं है, टॉर्नेडोज की नॉलेज नहीं है, तो एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू गेट मोर देन 1 मार्क. तो उससे अच्छा मैं उसे छोड़ देती हूँ और बाकी क्वेश्चंस पे वो चीज़ मेहनत कर लेती हूँ सो दैट आई गेट एटलीस्ट मोर देन एवरेज मार्क्स इन दोज क्वेश्चंस. सो इस तरह की आपको थोड़ी सी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी बहुत जरूरी रहती है कि आप अपने प्रीलिम्स में भी अपने कंसेप्ट्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, बार बार रिवाइज करें, जो बेसिक बुक्स हैं उनको बार बार रीड करें. फॉर मेंस ऑल द टॉपिक्स विच आर गिवन इन योर सिलेबस, बिकॉज सिलेबस हमें सबको पता है कि मेंस का बहुत ही इलेबोरेटली दिया हुआ है, तो उन सारे टॉपिक्स पे आपके पास एक अच्छी वैल्यू एडिशन हो, उन सारे टॉपिक्स पे आपके पास एक अच्छा डाटा प्रोवाइडेड हो, और आपका जो आंसर राइटिंग का स्टाइल है वो अबव बेंचमार्क्स हो. जो टॉपर्स लिख रहे हैं उनको आप देखें, उनके आप आंसर शीट्स निकाल सकते हैं. ठीक है. यू कैन सी देयर आंसर्स एंड देन यू कैन गेट अ गुड आइडिया ऑल्सो. और इसके लिए आई थिंक XIS में भी हमने XIS बोलूँ, उसमें हमने एक्स फैक्टर नोट्स की हमने बात की थी, फ्लैश नोट्स की बात की थी. तो इसमें एक्स फैक्टर नोट्स और फ्लैश नोट्स हैं जो दे हैव डन पार्ट ऑफ दिस होल थिंग, तो उसमें आप उसका हेल्प ले सकते हैं. Next reason is कि we don't show sensitivity towards topics which have high gestation period that take time to build. Okay, so this is a very important thing. इसको हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम ये रहती है कि जिन एरियाज में हमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना बट रिटर्न हमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो वो वाले एरियाज को हम मिस कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे और एथिक्स हो गया. अब ऐसे और एथिक्स का क्या है, बिल्कुल ही कई बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि पहले ऐसे ही जाके एग्जाम में लिखेंगे, सो दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक, राइट. ऐसे अगर आपको अपना बिल्ड करना है तो एटलीस्ट आपने 8-9 ऐसे अच्छे से लिखे हों, चेक करवाए हों, उनमें प्रॉब्लम्स देखी गई हों, एंड देन यू आर श्योर. बट 8-10 ऐसे इज नॉट अ वेरी बिग डील. वो आप लिख सकते हो, कितना टाइम लगेगा उसमें. फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट एवरी वीकेंड ऑल्सो, है ना, अपना आफ्टर प्रीलिम्स भी अगर आप हर वीकेंड पे 2 ऐसे लिख लें तो स्टिल यू कैन मैनेज टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन ऐसे. बट पीपल अवॉइड दैट. वो इतना सा आपको काम करना था और उसका मतलब रिटर्न इतना ज्यादा मिल सकता था हमें, बट वी हैव अवॉइडेड दैट. सो दैट इज, इसको हम कहते हैं कि इन प्रेपरेशन वी आर डूइंग लेस स्मार्टनेस, हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं. सिमिलरली एथिक्स में भी देखा गया है एंड इवन ऑप्शनल में. वी ऑल नो दैट एथिक्स, ऑप्शनल और ऐसे अगर हमारा बहुत अच्छा हुआ है तो वी विल एटलीस्ट क्लियर मेंस तो क्लियर कर ही लेंगे. तो ये तीनों चीज़ों पे अगर हमें पता है कि रिटर्न बहुत अच्छा है तो वी हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज 3 वेरी इंपॉर्टेंटली. ऑप्शनल में क्या है, अब ऑप्शनल 500 मार्क्स का है, ठीक है. 500 मार्क्स का तो कोई भी एक GS का पेपर नहीं है, तो ऑप्शनल तो एटलीस्ट आपका एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर करने से पहले पूरा रेडी होना चाहिए. PYQs आपके पूरे अच्छे से लिखे होने चाहिए इन योर ओन राइटिंग. ये नहीं कि किसी बुक को उठाकर आप PYQs सिर्फ पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, वो फायदा नहीं है. यू हैव टू डू दैट मैनुअल मेहनत ऑल्सो, राइट, because then only you will be able to replicate that in your real exam, है ना. Then is inner conflict. इसमें क्या रहता है, वी हैव प्रेफरेंस फॉर टैंजिबल प्रोग्रेस इन GS वर्सेस मास्टरिंग एम्बिग्विटी ऑफ फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स. ये वही बात है कि हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि हम GS में स्ट्रॉन्ग कर लें, GS अपना स्ट्रॉन्ग कर लें, GS स्ट्रॉन्ग कर लें. बट GS में आप समझिए ना कि मैक्सिमम जो बच्चे एवरेज हैं, मतलब नॉट बच्चे एवरेज हैं पर एवरेज स्कोर है जो, उसमें कुछ खास फर्क है नहीं है उनका, जिनका पेपर निकल रहा है और जिनका पेपर नहीं निकल रहा है, उसमें 10-20 मार्क्स का ही फर्क है. बट फर्क कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शनल में आ रहा है. समवन इज गेटिंग 300, समवन इज गेटिंग नॉट इवन 200. सो 100 मार्क्स का फर्क आपको ऑप्शनल में देखने को मिल रहा है. सिमिलरली इन ऐसे देर आर पीपल हु आर स्कोरिंग 40 मार्क्स, देर आर पीपल हु आर स्कोरिंग 120 मार्क्स. सो देर इज अ लॉट ऑफ गैप ऑफ मार्क्स इन दीज पेपर्स, बिकॉज कुछ बच्चे बिल्कुल ही तैयारी नहीं करके गए और कुछ बच्चों ने थोड़ा सा मेहनत किया है एंड दे आर गेटिंग सच बिग रिटर्न्स. So this is something which you have you should have in your minds while you're preparing for mains, है ना.
नेक्स्ट, ओके, नॉट बिल्डिंग योर ओन पर्सपेक्टिव एंड थिंकिंग। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहते हैं इसको हम ब्यूरोक्रेसी में भी। प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को अपना माइंड यूज ही नहीं करना है। देखिए, मेंटर ने आपको समझा दिया कि एग्जाम कैसा है, उसने आपको कंटेंट का बता दिया, उसने आपको सोर्सेज बता दिए, उसने आपके आंसर्स भी चेक कर दिए। उसके बाद भी मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, दे आर मेकिंग टेम्पलेट्स ऑफ इंट्रोडक्शंस कि अच्छा अगर इस टॉपिक पे इंट्रोडक्शन आ गई, मैं ये इंट्रोडक्शन लिख कर आऊंगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो चीज नेचुरली आपको आनी चाहिए क्वेश्चन पढ़कर कि मैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए। अगर आप एक ऑलरेडी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन बना के चले गए हैं एग्जाम में बट उसका कोई लिंक नहीं है उस सवाल से, सो देन एग्जामिनर है ना जो, वो भी मतलब तेज हैं, दे आर नॉट दे आर एक्सपीरियंस पीपल, दे अंडरस्टैंड कि इस बच्चे ने ऑलरेडी कोई इंट्रोडक्शन बनाया था, वो यहाँ पे आके चिपका दिया एंड नॉट यूजिंग देयर ओन माइंड कि ये वाला इंट्रोडक्शन इस आंसर के साथ या इस डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के साथ फिट नहीं बैठता। सो दैट इज समथिंग वेयर आई हैव सीन बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमें टाइम बचाना है मेंस में तो हम ऐसे करेंगे, बट आई डोंट फाइंड दिस स्ट्रैटेजी यूजफुल। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको वहाँ पे अपने उस टॉपिक पे इतने आंसर्स लिखे होने चाहिए कि आपको वहां देखकर समझ आना चाहिए कि ओके, विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं ऐसी इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ। ठीक है, दैट विल ओनली हैपन इफ यू विल डेवलप योर ओन ओरिजिनल थिंकिंग। अगर आप अपना माइंड यूज करना सीखेंगे। देखिए, इस एग्जाम का एक वाई पीपल आर नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्जाम इज application of mind, because unfortunately in our country application of mind is little bit missing है ना, in any field if you see। अगर आप थोड़ा सा भी mind apply करेंगे you can do wonders। so you have to always understand कि मैं अपनी innovation करूंगा। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि यार फ्लो चार्ट बना के आ जाओ आंसर्स में, अब आप सारे फ्लो चार्ट थोड़ी बना कर आ जाओगे। you have to use your own mind कि okay, in this 15 mark question I can make this small flow chart, rest I have to explain at least what is asked। 10 मार्क्स में तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सजेस्ट ही नहीं करती कि आप फ्लो चार्ट्स बनाओ, है ना, जो पूछा गया वो अच्छे से बताओ। ठीक है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो ये है कि आपका जो आंसर है ना उसको इट शुड रिफ्लेक्ट कि आपके अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना। ऐसा नहीं शो करना चाहिए कि आपने कहीं से बोरो कर कर बस वहां पे चिपका दिया है एक आंसर। दैट शुड नॉट, बिकॉज एग्जामिनर इज गोइंग टू फाइंड आउट अगर आप वो कर रहे हैं। सो दैट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आप डिलीवर करने आ गई है आपको अपने आंसर्स में, तो देन योर आंसर्स विल एनी हाउ अचीव मार्क्स। ठीक है, उसमें आपको कोई फिर नहीं रोक सकता है। सो दिस विल अगेन कम विद प्रैक्टिस, ये आप जरूर करिए। ठीक है, मेंटर आपको सिर्फ गैप बताएंगे, प्रॉब्लम्स बताएंगे, बट आपको खुद ही करना है, आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है, खुद ही बहुत सारे क्वेश्चंस लिखने हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और इस प्रोसेस में ट्रस्ट करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट डे ही मेरे आंसर्स एक वंडरफुल हो, मेरे फर्स्ट डे ही मेरा आंसर है जो वो 15 मार्कर है जो उसमें मुझे 7 नंबर मिल जाएं, और जो मेरा 10 मार्कर है उसमें मुझे 4.5 मिल जाएं। ऐसा नहीं होता है। दिस इज अ प्रोसेस। इफ यू विल राइट फॉर लाइक 2-3 months you will reach that 7 marks वाला and 4 marks वाला thing, but you cannot do that on the first answer, no। so you should have this ability to undergo that process and trust कि हाँ मैं एक दिन वो लिख भी लूंगा। because most of the times I have seen कि बच्चे इसीलिए नहीं लिख रहे हैं कि उनको शुरू में मार्क्स नहीं मिल रहे हैं एंड देन दे आर डीमोटिवेटेड कि अच्छा मुझसे नहीं होगा। बट देन वेयर इज द प्रोसेस, है ना, आपने प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया। नेक्स्ट, देन अनदर प्रॉब्लम इज वी फोकस ऑन आवर वीकनेस एंड नॉट वर्क ऑन आवर स्ट्रेंथ्स। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। हमें लगता है कि हमारा जो वीकनेस है हम उसी को सही कर लें किसी तरह, और अपनी स्ट्रेंथ्स पे हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, हम अपने स्कोरिंग एरियाज छोड़ देते हैं, हम वीकनेसेस पे इतना वर्क करते रहते हैं कि स्ट्रेंथ्स हैं जो वो भी वीकनेस बन जाती हैं। ठीक है, तो ये नहीं करनी है आपको। अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, इंटायरली अपने जीएस पे फोकस नहीं करना है, ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये सोचते रहो कि यार मेरा GS3 अच्छा नहीं है, मैं GS3 ही करता रहूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, मेरा GS3 अच्छा नहीं है, मेरा GS2 अच्छा नहीं है, बट देन यू आर मिसिंग। सी, पीपल हु आर क्लियरिंग दिस एग्जाम आर गेटिंग एवरेज मार्क्स इन ऑल द पेपर्स। उनका ऐसा नहीं है कि GS3 में 160 आ रहा है, या 160 तो आता नहीं है GS3 में, 100 ही बहुत मुश्किल से आता है, बट उनका GS3 में 100 आ रहा है और किसी पेपर में सिर्फ 40 मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। द पीपल हु आर क्लियरिंग मार्क्स आर गेटिंग एवरेज मार्क्स इन एवरी पेपर। और वो तभी इंपॉर्टेंट है अगर आप हर चीज पे फोकस करेंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे भी फोकस करें, आप अपनी वीकनेस पे भी फोकस करें, और उसको सबको एटलीस्ट एक एवरेज उस पे ले आए, पॉइंट पे ले आए कि अगर एक भी पेपर पे थोड़ा सा आउट परफॉर्म हो गया तो IAS बन जाएंगे, अगर आउट परफॉर्म नहीं हुआ तो एटलीस्ट IRS या IRMS तो मिल ही जाएगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, हर एक चीज को आपको ड्यू रिस्पेक्ट के साथ मेहनत करना है।
नेक्स्ट। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट इज, हाँ ये हमने बात की ही है कि हम आंसर्स के टेम्पलेट्स पे या फिर ऐसे के टेम्पलेट्स पे ही स्टिक रह जाते हैं, इनोवेशन या एप्लीकेशन ऑफ माइंड पे फोकस नहीं करते हैं। हर बच्चे की देखिए, आपको आप पेपर्स देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल सी टॉपर्स के आंसर्स, आपको देखने भी चाहिए वो, ठीक है। आपको हर साल कुछ नए इनोवेशंस देखने को मिलेंगे। पहले पहले आपको मिलते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज से कुछ साल पहले लोग सिर्फ फ्लो चार्ट्स की बात कर रहे थे, डायग्राम्स की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद वी हैव सीन पीपल adding lot of value additions, we have seen people adding lot of examples into the exam. So ऐसी ऐसी innovations है ना, जो जिन बच्चों ने ये innovations खुद कर ली, they are the toppers of that year. So वो चीज़ कब आएगी, innovation कब आएगी? देखिए, एक प्रोसेस की शुरू में तो आप पहले आंसर लिखना ही सीखेंगे, फिर प्रोसेस के 1 महीने के बाद आप आंसर राइटिंग में प्रॉपर हो जाएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी और वैल्यू एडिशंस को कैसे यूज करना है। फिर आप अगर आंसर्स लिखते रहेंगे, थर्ड मंथ ऑफ आंसर राइटिंग में आप इनोवेशंस वाले फेज में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि आपका प्रैक्टिस इतना ज्यादा होना चाहिए कि आप खुद ही एक फ्रेशनेस है जो अपने आंसर्स में वो लेकर आ पाए। और वो एग्जामिनर्स हैं जो फॉर एग्जाम्पल दे आर चेकिंग यूपीएससी पेपर्स थ्रू ईयर्स, उनको वो फ्रेशनेस दिख जाती है, ठीक है। एंड व्हेन दे सी दैट फ्रेशनेस, आई एम 100% श्योर कि वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स आपके लिए थोड़ा स्पीड तो बाय कर लेते हैं, बट देखिए आपका जो थॉट है अगर वो बियॉन्ड फॉर्मल जा रहा है, दैट विल गिव यू मार्क्स, ठीक है। तो टेम्पलेट्स ऐसा नहीं है, देखने नहीं है, ऑब्वियसली वी हैव टू सी द टेम्पलेट्स, वी हैव टू सी एवरीथिंग, बट देन आवर प्रैक्टिस शुड बी एट दैट लेवल कि हमारा इनोवेशन वाला जो एरिया है वो भी स्ट्रांग हो, एंड वी आर एबल टू पुट दैट नोवेल्टी इन आवर आंसर्स, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूपीएससी है जो वो आपसे ये चीज एक्सपेक्ट करता है, इट इज नॉट लुकिंग फॉर द सेफ, इट इज लुकिंग फॉर द ओरिजिनलिटी। सो दिस इज अ लेसन फ्रॉम दिस होल स्लाइड। नेक्स्ट, ओके, फेलिंग ऑन डी डे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, वाई डू वी फेल ऑन डी डे? बिकॉज हम प्रेशर के लिए ट्रेंड ही नहीं हुए हैं, अनसर्टिनिटी के लिए ट्रेन नहीं हुए, सरप्राइज के लिए ट्रेन नहीं हुए। इसके लिए मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको, जो यूपीएससी का 2023 का प्रीलिम्स का एग्जाम आया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे, आई थिंक 40 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिसमें उन्होंने ऑप्शंस चेंज कर दिए थे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाले ऑप्शंस आ गए थे, है ना। तो वहां पे कुछ बच्चे इन द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ दैट एग्जामिनेशन एक्चुअली फेल्ड दैट एग्जामिनेशन, बिकॉज दे वर सो मच, वो इतना डर गए वो पेपर देकर कि ये तो क्या ही कर दिया यूपीएससी ने, एकदम से चेंज कर दिया। सो देखिए, चेंज हमेशा यूपीएससी करेगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सबके लिए करेगा, इट इज नॉट डूइंग इट ओनली फॉर यू। यूपीएससी ने कुछ चेंज आपके लिए ही नहीं किया है, ठीक है। तो आपको अपने वो कंफर्ट जोन है जो, उससे निकल कर ये चीज सोचनी है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं एग्जाम डे पे सारा क्योस हैंडल कर सकता हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ रिलेटिव एग्जाम, नोबडी इज आस्किंग यू टू जस्ट टॉप, है ना। सिर्फ एक ही बच्चा टॉप नहीं कर रहा है, ये रिलेटिव एग्जाम है। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है एंड यू आर हैविंग दैट, इसके लिए मैं एक और चीज सजेस्ट कर सकती हूँ इन दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, यू कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन, ठीक है। एग्जाम से पहले कुछ 1 महीना पहले मेडिटेशन की जा सकती है, रनिंग की जा सकती है, योगा किया जा सकता है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प। पर सभी रहे हैं, बट दीज थिंग्स एड अनदर गुड एडवांटेज टू दिस एग्जामिनेशन। आई हैव सीन दिस, मेरे साथ ही हुआ है, ठीक है। अब कुछ बच्चों का हाँ ये भी देखने को मिला है कि आई हैव पर्सनली सीन पीपल जो टेस्ट सीरीज में 100 अबव स्कोर कर रहे हैं, बट मेन डे है जो प्रीलिम्स का मेन डे है, उसमें दे आर नॉट इवन एबल टू मेक 40 क्वेश्चंस करेक्ट, है ना। 40 क्वेश्चंस भी उनसे सही नहीं हो रहे हैं। तो इसका रीजन यही है कि आप मेन एग्जाम में बहुत ज्यादा फंबल कर गए हैं एंड यू आर जस्ट कंप्लीटिंग द एग्जाम, ठीक है। सो ये काम कैसे मेंटेन करना है, ये हर इन बच्चे को खुद ही ढूंढना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंडसेट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर ट्रेनिंग यू फॉर प्रेशर। So that's all from my side. I'll hand over to sir. I hope these all these mistakes ये आप avoid करें और जितना जल्दी हो सके इस एग्जाम को क्लियर करें। Yes, thank you, Shivali, for this thoughtful insight of yours. And I hope our student will manage their preparation effectively by your insights. Now, I'll quickly double down on few important things which you have already said. कि एक स्टूडेंट जो बार बार मल्टीपल टाइम एग्जाम देने के बाद भी क्लियर नहीं कर पा रहा, द वन इम्पॉर्टेंट रीजन which I believe is कि they do not have the clear benchmark, like you said. उनको राइट बेंचमार्क ही नहीं पता कि क्या प्रोसेस से गुजरना है, किस चीज को कितना टाइम देना है, काइंड ऑफ ये सारी चीजें नहीं पता एग्जैक्टली कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी आंसर राइटिंग करनी है, कब तक आंसर राइटिंग खत्म होनी चाहिए, ऑल दीज नुआंसेस दे डोंट नो। एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज कि देयर प्रिपरेशन गो इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड अल्टीमेटली क्या होता है, वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। इफ समवन हु इज लुकिंग फॉर टू appear in UPSC in 2027, I'll say कि believe me,
ये 1.5 साल का जो टाइम पीरियड है ना, दिस इज सफिशिएंट एनफ टू क्लियर द एग्जामिनेशन, राइट? इफ somebody wants to appear for 2027. नाउ इन दिस जो 1.5 साल का टाइम पीरियड है, इसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत ओवर स्ट्रेच भी नहीं हो रही थी। मतलब आप बहुत ही ऐसा नहीं कि आप 2 साल 2.5 साल में एक ओवर स्ट्रेच करोगे प्रिपरेशन को। और यू ऑल्सो नो कि यूपीएससी लास्ट मिनट गेम नहीं है, तो आप शुरू के एग्जाम के जस्ट 6 महीने पहले आके एग्जाम को प्रिपेयर नहीं कर सकते, राइट? मे बी आप प्रीलिम्स क्लियर कर लो बट मेंस नहीं क्लियर होगा अल्टीमेटली। सो दिस 1.5 ईयर का जो विंडो है, दैट इज रियली गुड विंडो, एंड समबडी हु इज लुकिंग फॉर दिस थिंग कि उसको 2027 में प्रिपरेशन करना है, so this is the right time they can start with. Now, one more important thing I'll just say कि we have launched our Smash Means 27 program, and we have also launched the February batch of it, right? And this is going to be launched on 15th Feb. So all those people who are interested and they want to prepare mains with us and do the answer writing thing, they can let's say know about the program through our to the links that are given in the description box, right? So thank you Shivali for joining us, and Thank you. thank you students for listening to this video. Thank you.